हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में। वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन होता है कि जब लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शन एक साथ करवा दिए जाएं। सिंपल भाषा में बोलें तो सांसद यानी एमपी और एमएलए यानी विधायक, सांसद और विधायक दोनों के इलेक्शन जब एक साथ करवा दिए जाएं तो उसी को बोलते हैं वन नेशन वन इलेक्शन या साइमल्टेनियस इलेक्शन। मतलब एक ही बार में वोटर लिस्ट बनेगी और सबका इलेक्शन यानी सांसद और विधायक दोनों का इलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या इसमें पंचायत के भी इलेक्शन शामिल होंगे? तो नहीं, नीति आयोग ने बोला है कि ये रीजनेबल नहीं है, अभी पंचायत के इलेक्शन को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। आगे टाइम आएगा तो बताया जाएगा, लेकिन अभी इसमें कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं डाला गया है। अभी डिस्कस ही चल रहा है इस बात पे। अब बात करते हैं बैकग्राउंड की। इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हमारा देश जब से आज़ाद हुआ था और 1967 तक, तब तक कांग्रेस की सरकार थी। स्टेट में ऑलमोस्ट सारे स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी और सेंटर में भी थी। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन हो जाता था एक साथ में। फिर क्या हुआ, 1968 1969 से सरकारें चेंज होना स्टार्ट हो गई। नॉन कांग्रेसी सरकार आने लगी विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न स्टेट्स में, जैसे वेस्ट बंगाल, पंजाब, उड़ीसा। यहाँ पे अलग अलग सरकारें बनने लगी, नॉन कांग्रेसी सरकारें बनने लगी। और उधर 1971 के आसपास में इंदिरा गांधी की सरकार थी। उन्होंने प्रेसिडेंट को अपील किया कि जो लोकसभा है उसको भंग कर दिया जाए। तो लोकसभा को भंग कर दिया गया, मतलब 5 साल होने से पहले ही भंग कर दिया गया, इसका टेन्योर पूरा होने से पहले भंग कर दिया गया। तो जो एक सिंक्रोनाइजेशन था स्टेट्स में और सेंटर में, जो इलेक्शन का जो सिंक्रोनाइजेशन था वो भंग हो गया। 1983 में इलेक्शन कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बोला गया था कि साइमल्टेनियस इलेक्शन को हमको स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई 1999 में, उसमें भी सपोर्ट किया गया कि हमको साइमल्टेनियस इलेक्शन स्टार्ट कर देना चाहिए। 2014 में बीजेपी का मैनिफेस्टो था। उससे पहले की अगर बात करें, जब अटल बिहारी सरकार थी 2003 में, उन्होंने भी इसका सपोर्ट किया था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। फिर 2017 में नीति आयोग ने पेपर पब्लिश किया और इसका सपोर्ट किया। लॉ कमीशन ने भी इसका सपोर्ट किया था। अभी करंट में स्वीडन में, बेल्जियम में और साउथ अफ्रीका में इस तरह का प्रोविज़न है। अब हम बात करते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन को इन्फोर्स करने के लिए कौन कौन से हमको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। तो आर्टिकल 83, आर्टिकल 83 क्लॉज 2, इसमें यह लिखा हुआ है कि लोकसभा की टर्म्स कितनी होंगी, इसको चेंज करना पड़ेगा। फिर आर्टिकल 85 क्लॉज 2, इसमें लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट किसी भी समय लोकसभा को भंग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, तो इस प्रोविज़न को भी चेंज करना पड़ेगा। फिर आर्टिकल 172 क्लॉज 1, इसमें लिखा हुआ है कि लेजिस्लेटिव असेंबली की टर्म कितनी होगी, इसको चेंज करना पड़ेगा। फिर आर्टिकल 174 क्लॉज 2, इसमें लिखा हुआ है कि गवर्नर किसी भी टाइम लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग कर सकता है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। फिर आर्टिकल 356, ये प्रेसिडेंट्स रूल होता है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। इसमें भी 2 क्लॉज कम से कम डालने पड़ेंगे और ये लिखना पड़ेगा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन की डेफिनेशन क्या है, इसको अमेंड करके सेक्शन 2 में डालना पड़ेगा। और दूसरा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर होती है उसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। अभी जो पावर दी हुई है तब वो पावर नहीं रह जाएगी, या तो कुछ बढ़ा दी जाएगी या कुछ घटा दी जाएगी, जो भी हो रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्या क्या एडवांटेज होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। तरह तरह के इलेक्शन होते हैं, अलग अलग टाइम पे इलेक्शन होते हैं, पूरे देश भर में इलेक्शन होते रहते हैं, तो इस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। एवरेज तौर पर देखें तो एक साल में 5-6 इलेक्शन हो जाते हैं, हर स्टेट में चलते रहते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जब स्टेट के और यूनियन के दोनों इलेक्शन एक साथ हो जाएंगे तो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा खर्चा भी बच जाएगा। दूसरा पॉइंट है स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ वर्क। इसका मतलब ये हुआ कि जब आचार संहिता लग जाती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, तो गवर्नमेंट काम नहीं कर पाती है। लेकिन जब 5 साल में एक ही बार आचार संहिता लगेगी तो गवर्नमेंट काम कर सकती है। तीसरा पॉइंट है चेक ऑन ब्लैक मनी एंड करप्शन। मतलब कि जब इलेक्शन होने वाला होता है तो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ पैसे इकट्ठे करके रखती हैं और वो इलेक्शन के टाइम पे उस पैसे को, ब्लैक मनी वो होती है, उसको वाइट मनी करके कन्वर्ट कर देती हैं। इसको मनी लॉन्ड्रिंग भी बोलते हैं। इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है इलेक्शन में, इससे हमको छुटकारा मिल जाएगा। फोर्थ पॉइंट है गवर्नमेंट मशीनरी। गवर्नमेंट मशीनरी का मतलब जैसे स्कूल हो गए, कॉलेज हो गया, टीचर्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, इनको भी तो इलेक्शन में लगाया जाता है, तो उनकी फंक्शनिंग
इंटरप्ट होती है। पांचवा पॉइंट है गवर्नमेंट की एफिशिएंसी बढ़ती है। छठा पॉइंट है पोलराइजेशन कम होता है। जैसा कि हमको पता है कि जब इलेक्शन आने वाला होता है तो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ जाति धर्म के मुद्दे उठाती हैं। इससे हमारे समाज का फैब्रिक कमज़ोर होता है, इससे हमको छुटकारा मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब 5 साल में एक बार इलेक्शन होगा तो गवर्नमेंट को ज़्यादा टाइम मिल जाएगा पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए। जब साइमल्टेनियस इलेक्शन प्रभावी हो जाएगा तो जो गवर्नमेंट पॉलिसी पैरालिसिस में फंस जाती है वो नहीं फंस पाए। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि पुलिस, मिलिट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इनको बड़ी संख्या में डिप्लॉय किया जाता है। अब जब साइमल्टेनियस इलेक्शन हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा, तब ये सिर्फ एक ही बार लगाए जाएंगे 5 साल में। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे बड़ा इसमें डिसएडवांटेज ये होगा कि जो नेशनल इश्यूज़ होंगे वो रीजनल इश्यूज़ को ओवरशैडो कर लेंगे। नेशनल इश्यूज़ जैसे टेररिज्म हो गया और आपके स्टेट में कोई वैकेंसी नहीं निकल रही, जैसे UPSSC की वैकेंसी नहीं निकल रही है, तो जब वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो जब इलेक्शन होगा तो जो टेररिज्म का मुद्दा होगा वो ज़्यादा प्रभावी होगा और उसी के नाम पे वोट ले लेंगे। दूसरी इसमें डिसएडवांटेज ये है कि हार्ड टाइम टू द रीजनल पार्टीज़। तो जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। जो नेशनल पार्टीज़ हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा ये, और जो रीजनल पार्टी हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि जैसे आर्टिकल 172, आर्टिकल 174, आर्टिकल 356, इन सबको हमको सुधारना पड़ेगा। उसके बाद है गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जब इलेक्शन होते रहते हैं तो जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो जनता के बीच में आते रहते हैं। लेकिन जब 5 साल में इलेक्शन होगा तो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जनता के बीच में नहीं आएंगे, वो सीधे 5 साल के बाद ही आएंगे, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी जनता के प्रति। अब आता है प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है प्रेसिडेंट्स के रूल के बारे में, कि प्रेसिडेंट्स रूल किस नियम के तहत लगाया जाएगा, प्रेसिडेंट्स रूल कब लगाया जाएगा, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। असेंबली डिसॉल्व कैसे की जाएगी, कब की जाएगी, असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी तो उसका इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये भी इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। लॉजिस्टिक्स एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि जब इलेक्शन होने वाला होगा तब हमको बहुत बड़ी मात्रा में वीवीपैट की ज़रूरत पड़ेगी, ईवीएम की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको मैनेज करना, इतने ज़्यादा संख्या में वीवीपैट को, ईवीएम को लाना, उसको एक जगह पे मैनेज करना, उसकी सुरक्षा करना, ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। वे फॉरवर्ड में सबसे पहले हमको पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ मानेंगी इसको, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं मानेंगी, तो हमको उनके साथ बैठ के बातचीत करना है। हमको मतलब गवर्नमेंट को उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में बैठ के बात करना है, उनको बताना है और एक पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना है, क्योंकि बिना पॉलिटिकल कंसेंसस के ये तो लागू ही नहीं हो पाएगा। दूसरी बात अवेयरनेस फैलाना है, जनता के बीच में भी अवेयरनेस फैलाना है, क्योंकि हमारे यहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन इलिटरेट है, तो उनको समझाना भी पड़ेगा। तीसरी बात क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स में जो क्रिमिनलाइजेशन होता है, जो जितने क्रिमिनल हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, तो इस चीज़ पे हमको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। और ऑब्जर्विंग बेल्जियम, साउथ अफ्रीका एंड स्वीडन, मतलब यहाँ पे जो ये वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी है स्वीडन में, साउथ अफ्रीका में और बेल्जियम में, हमको इन देशों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये पॉलिसी अडॉप्ट करके क्या उनको कोई फ़ायदा हुआ है। अगर फ़ायदा हुआ है तभी हमको इसको एक्सेप्ट करना होगा। तो आज का यही वीडियो था। थैंक यू।